वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम और हमारी जो सीरीज चल रही है टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3, क्योंकि आपको ऐप के अंदर जो हमारा नानक क्लासेस ऐप है जिसके अंदर ये टेस्ट सीरीज चल रही है सेकंड ग्रेड शिक्षक टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज, उसमें आपको 3 टेस्ट प्लस एक मेगा टेस्ट डाल दिया गया है और उसकी व्याख्या आपको साथ साथ में दी जा रही है। तो आज हमारा जो टेस्ट है वो 3 नंबर टेस्ट है। प्रथम प्रश्न पत्र के लिए हम इसको कर रहे हैं। पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलते रहेंगे। शुरुआत में हमने जो राजस्थान के टॉपिक लिए, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर वर्ल्ड, बिल्कुल मेगा टेस्ट में आपने देख लिया होगा वर्ल्ड के क्वेश्चन इंडिया के सब है। जो फर्स्ट पेपर में आपका पूरा सिलेबस आएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको टेस्ट दिया जा रहा है और यूट्यूब पर इसकी क्लास दी जा रही है। तो एक बार सेशन को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन से। राजस्थान की जलवायु शुष्क है क्योंकि, देखो जो टॉपिक है उसके हिसाब से मैं दे रहा हूं। राजस्थान की जलवायु शुष्क है क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला का उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व दिशा में विस्तार है। इससे कोई मतलब नहीं है जलवायु से, इससे इतना प्रभाव है कि वर्षा बाधित होती है। बालू का स्तूपों का अधिकांश भूभाग पर विस्तार है, ये सही बात है। सागर से काफी दूर राज्य की स्थिति होने के कारण मानसून का कमजोर पड़ना सबसे बड़ा, देखो शुष्क जलवायु का कारण बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन्हीं कारणों में से इंपॉर्टेंट या जो खास महत्व का कारण होता है जो ज्यादा प्रभावित करता है वो उत्तर माना जाता है। तो सागर यानी महासागरों से हम बहुत दूर हैं पश्चिमी, और राज्य की स्थिति होने के कारण मानसून का आते आते कमजोर पड़ जाना इसका उत्तर सही जवाब है। वैसे हम देखें कि पश्चिमी जो राजस्थान है उसकी जो जलवायु है शुष्क है ना, शुष्क है। वैसे अपनी राजस्थान की जलवायु लगभग डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र थोड़ा सा छोड़ के बाकी सारी शीतोष्ण जलवायु है, और वो दो दक्षिणी राजस्थान के कुछ जिले हैं वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु के कटिबंध में आते हैं। तो और राजस्थान की जो जलवायु है वो भारत की जलवायु की मानसूनी जलवायु का भिन्न अंग है, ये याद रखना। दूसरा, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है, वह कौन सा है? राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित होता है? तो जैसलमेर में। देखो आपको पता होगा कि जहां गर्मी ज्यादा पड़ेगी, न्यूनतम वायुदाब का मतलब क्या होता है आपको पता है? हवाएं कैसी चलती है? उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर तरफ चलती है। हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। तो गर्मी के क्षेत्र में अपना जो पश्चिमी राजस्थान है, खास करके रेतीला जहां गर्मी पड़ती है, हमेशा जहां गर्मी पड़ेगी वहां वायुदाब कैसा होगा? न्यून होगा। और जहां आर्द्रता होगी वहां हमेशा वायुदाब क्या होगा? अधिकतम होगा, लेकिन तापमान न्यून होगा। ये दोनों उल्टे हैं जलवायु के अंदर, इनको थोड़ा सा समझना है आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। अगला देखो, मावट होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी चक्रवातों से, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। अब जैसे जैसे मौसम परिवर्तित होता जाएगा अब मावट होनी शुरू हो जाएगी, यानी अब तो लौटता मानसून है ना, अपने भारत में लौटता मानसून है, तो इसके बाद मावट होगी खास करके दिसंबर जनवरी के महीने में। भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, जिसको हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभों से बारिश होती है। इस समय बारिश होती है, हम कहते हैं अरे पाकिस्तान से बारिश हुई है, क्योंकि वो भूमध्य सागर चक्रवात उठते हैं ईरान पाकिस्तान होके अपने राजस्थान पंजाब इस साइड आती है। राजस्थान में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति का क्षेत्र, देखो राजस्थान में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति क्षेत्र कहां से उठते हैं? तो कहां से उठते हैं? भूमध्य सागर से। मान लो ये है भूमध्य सागर, आपने देखा होगा इधर अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के बीच जिब्राल्टर जल संधि है, और यहां से भूमध्य सागर ये उठता है। फिर आगे आपको पता होगा लाल सागर और भूमध्य, यहाँ लाल सागर है और यहाँ पर स्वेज नहर है। कितना स्वेज नहर किन को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ये हमने पढ़ा। तो यहां से ये चक्रवात उठता है और इधर अरब क्षेत्र से होके पाकिस्तान होके और इधर भारत में प्रवेश करता है। तो भूमध्य सागरीय या पश्चिमी विक्षोभों से चक्रवातों से जो बारिश होती है वो मावट, उस समय हमारे राजस्थान में हमारे भारत के अंदर रबी की फसल होती है उसको, और वो गोल्डन ड्रॉप है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से कौन सी मावट की फसल, कौन सी फसल है जो मावट से प्रभावित नहीं होती है? तो उसमें खरीफ की फसल डाल दी जाती है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? अब आपको देखना है कि जलवायु कितने प्रकार की, राजस्थान के अंदर जलवायु का क्षेत्र कितना है? 5 है। राजस्थान में जलवायु का जो भाग देखें कि जलवायु राजस्थान में अगर स्थिति के अनुसार 5 प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। कैसे? मैं नक्शा बताता हूं आपको। ये राजस्थान का नक्शा है, ये जो है ये शुष्क जलवायु है। कैसी है? ये शुष्क, ये है अर्ध शुष्क स्टेपी मैदान वाला, ये है उपाद्र, यहाँ पे है उपाद्र,
ये है आर्द्र और ये क्षेत्र है अति आर्द्र। तो 1 2 3 4 5 5 प्रकार की जलवायु राजस्थान में पाई जाती है। शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क, अरावली क्षेत्र में उपार्द्र और ये पूर्वी क्षेत्र में आर्द्र और ये क्षेत्र अति आर्द्र। तो 5 प्रकार के जलवायु को 5 भागों में बांटा जाता है। तो ये ध्यान रखना, साथ साथ में मैं आपको नक्शे से बता रहा हूं। अब ये पूछ रहा है कि अति आर्द्र में कौन सा आएगा। जाहिर सी बात है, जो दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र के जिले वो अति आर्द्र में आएंगे। तो झालावाड़ और बांसवाड़ा आएंगे। ठीक है, कौन सा, झालावाड़ और बांसवाड़ा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय क्या होता है। प्रत्यावर्तन का मतलब लौटता मानसून। अभी देखो, अभी जो मानसून है वो लौटता है। आपने न्यूज पढ़ी होगी कि लौटते मानसून से जयपुर में बारिश हुई, इधर भरतपुर में बारिश हुई, ऐसे बारिश है। ये लौटता मानसून है, इसको कहते हैं। तो अब लौटता मानसून महीना कौन सा, अक्टूबर का। तो अक्टूबर से मध्य नवंबर लौटता मानसून। राज्य को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन एक आधा पक्का आता है। हमारी जो क्लासें हैं लगातार, हालांकि 9 बजे की क्लास में एक दिन मैंने 2-3 क्लासें लेके क्लियर कर दिया था। राज्य के कितने कृषि जलवायु प्रदेशों को वर्गीकृत है, 10 है। टोटल भारत में 15 है। भारत में कितने हैं, 15। राजस्थान में 10 है और 15 भारत में से राजस्थान में कौन सा आता है, 14 नंबर का जो कृषि जलवायु खंड है वो आता है। ये भी ध्यान रखना, राजस्थान में 10 है। इनको भी हम चर्चा में लेंगे, क्वेश्चन आएंगे तो पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तिवार्था के अनुसार प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है। अब जब जलवायु की बात आए, 3 बंदों को, 3 भूगोलवेताओं को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। कौन कौन से, तिवार्था, थार्नवेट और कोपेन, खास करके कोपेन को। सबसे पहले तिवार्था के अनुसार, अब आपसे पूछे तिवार्था ने जलवायु का वर्गीकरण किस आधार पर किया, वर्षा के आधार पर। यह प्रश्न सीधा आ जाएगा, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। आप इतने ज्यादा गहराई में पढ़ने चले जाते हो, इतनी गहराई में डूब जाते हो कि ऊपर वाली चीजें भूल जाते हो। ऊपर वाले क्या कर जाते हो, भूल जाते हो। तो ये देखिए, इसको याद रखना है। अब देखो, अब ये थोड़ा सा शायद कोई चेंज हुई है, भाषा चेंज होती है। ये शब्द इनके आगे मैं बता देता हूं क्या क्या लिखा है। इसके आगे लिखा हुआ है BWH, क्या लिखा हुआ है, BWH। इसके आगे लिखा हुआ है BSH और इसके आगे लिखा हुआ है आपका CAW और इसके आगे लिखा हुआ है AW। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तिवार्था के अनुसार कौन से जलवायु प्रदेश सुमेलित नहीं। तो अब आपको याद रखना है, पहले मैं आपको थोड़ा सा ले जाता हूं नक्शे पर। किसके अनुसार, तिवार्था के अनुसार ले जाता हूं। तिवार्था के अनुसार ये जो क्षेत्र है, कौन सा, ये जो क्षेत्र है ये BWH का है। किसका, आपको बस याद रखना है, ये किसका है, BWH का है। और ये बड़ा क्षेत्र है, ये है BSH। देखो कंफ्यूज मत होना, शुष्क वाला W वाला आएगा, S यानी स्टेपी प्रदेश है ये आएगा। उसके बाद में अरावली और पूर्वी का जो क्षेत्र है यानी ये CAW ये आ जाएगा। और ये जो दक्षिण वाला भाग है ये आ जाएगा AW। यानी ये लगभग किससे मिलता जुलता, आपसे पूछे कि तिवार्था का जो जलवायु वर्गीकरण है किससे मिलता जुलता है, कोपेन से मिलता जुलता है। किससे, कोपेन से। तो BWH, अब देख लो जिले जितने मैंने बता दिए, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। BSHW ये लगभग क्षेत्र आ गया, पूर्वी क्षेत्र का CAW के अंदर आ गया और ये नीचे वाला AW के अंदर आ गया। ठीक है, ये शुष्क प्रदेश है, ये अर्ध शुष्क है, ये अरावली है, ये उत्तरी पूर्वी है, ये हड़ौती का, दक्षिणी पूर्वी पठार का, मालवा का पठार है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, अब ये शुष्क वाला आ गया। अब ये जो पूछ रहा है उसके हिसाब से अपने उत्तर दे देंगे। ये कह रहा है कि शुष्क जलवायु में BWH आता है, बिल्कुल ये तो सही है। ये कह रहा है कि BSH में देखो शुष्क उष्ण भी आता है, अर्ध शुष्क स्टेपी तुल्य जलवायु, ये भी सही है। अर्ध शुष्क आर्द्र जलवायु CAW ये भी आ रहा है, ये जो आर्द्र जलवायु वाला है। और उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल AW आता है, ये गलत है, क्योंकि AW आर्द्र जलवायु अति आर्द्र वाला आएगा, प्लस हाड़ौती क्षेत्र आएगा, प्लस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आएगा। तो ये 4 नंबर गलत होगा। अब थोड़ा टाइम तो लग रहा है, लेकिन पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। यहां से आपसे जो क्वेश्चन पूछे आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। देखो टोटल 10 कृषि जलवायु खंड है। कौन से, टोटल कितनी है, 10। सबसे बड़ा है देखो शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, इसका नाम कई बार पेपर में और भी आता है, इसको कहते हैं आंशिक सिंचित शुष्क पश्चिमी मैदान भी कहते हैं। इसमें जिले आते हैं जैसलमेर, बीकानेर,
चूरू। 3 जिले आते हैं, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू आते हैं। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। अब 10 कृषि जलवायु खंड, उनमें कौन से जिले आते हैं, उनका गाह्य प्रशिक्षण केंद्र कौन सा है, जैसा इसका लूणकरसर बीकानेर है। यहाँ की खासियत क्या है, बालुका स्तूपों की प्रधानता है, दैनिक और वार्षिक तापांतर उच्च रहता है, बंजर और व्यर्थ भूमि है। तो इनकी पूरी डिटेल आपको अगर पढ़ो तो आप 10 कृषि जलवायु खंड को अच्छे से पढ़ना, हालांकि मैं बहुत बार करवा चुका हूं। अब आपसे पूछे सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, तो सबसे छोटा है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, जिसमें आपका जिला आता है उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। और इसका गाह्य प्रशिक्षण कोई नहीं है, ये सबसे छोटा है। आपको जिलों से नहीं करना है, आपको क्षेत्रफल के हिसाब से देखना है भी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है। हालांकि जिलों से भी उसके हिसाब से होता है, लेकिन आपको पहले फिलहाल इस हिसाब से याद रखना है। अगला देखो, राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। अब जलवायु की बात है, सूखे पड़ते रहते हैं, तो 1974-75 में सूखा संभाव्य क्षेत्र प्रारंभ हुआ था। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत क्या है। देखो, जिस विद्यार्थी ने अब तक इस टेस्ट को ज्वाइन नहीं किया, सारे विद्यार्थी सेकंड ग्रेड के टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। 399 रुपए इसका चार्ज है। फर्स्ट पेपर पूरा सिलेबस है और 3 टेस्ट के बाद मेगा टेस्ट हो रहा है। कल पूरा मेगा टेस्ट 100 क्वेश्चनों का आपको दिया था, उसकी व्याख्या भी मैं करवाऊंगा। तो जब अब तक जिस विद्यार्थी ने नहीं लिया, ये कोर्स जरूर लें, बड़ा शानदार है। इसके अलावा नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, करंट की टेस्ट सीरीज भी हमारी चल रही है। रीट, सेकंड ग्रेड, सीएटी सब के लिए जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक का उसमें करंट मिलेगा। प्रति महीने की पीडीएफ मिलेगी प्रिंट निकालने के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। एक और ताजा सूचना मैं आपको दे देता हूं, जो विद्यार्थी ताजा नए हैं, एक तो हमारी बुक है बाजार के अंदर, वो ध्यान रखना। इसके अलावा जो विद्यार्थी रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड की तैयारी कर रहे हैं मुख्य परीक्षा के लिए, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज है राजस्थान जीके की, क्योंकि लेवल फर्स्ट के अंदर तो खास ये है कि जिसका जीके कवर है उस, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लेवल के अंदर राजस्थान जीके ही सबसे बड़ी कड़ी है, जिसके क्लियर होता है वो सिलेक्शन की तरफ जाता है, और सेकंड लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने स्पेशल राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज शुरू की है। सबसे बड़ी बात, सिर्फ 150 रुपये में पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग टेलीग्राम पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। कोई भी समस्या इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। और दूसरी बात, इसकी रीट स्पेशल राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज की व्याख्या वीडियो सॉल्यूशन आपको ऐप के अंदर मिलेगा, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। जो जो टेस्ट डाला जाएगा उसकी पीडीएफ भी उसमें होगी, उसका सॉल्यूशन वीडियो ऐप के अंदर मिलेगा। जैसे आपको सेकंड ग्रेड का यूट्यूब पे मिल रहा है, उसका यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, सीधा ऐप के अंदर मिलेगा। तो वो विद्यार्थी भी ये ध्यान रखें और इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न आपके लिए बड़ा ही सरल है। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत क्या है, ये तो आपको पता ही है। वर्षा का खूब आनंद लेते हो। 57 से 58 सेंटीमीटर औसतन वार्षिक, यानी 57 पॉइंट कुछ, 58 पॉइंट कुछ, 57 से 58 के आसपास। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है। अब कोपेन आ गया, कोपेन को भी याद रखना है, टिवार्था को, तीनों को याद रखना है, ठीक है। तो हम किसकी बात करें, कोपेन की बात करें। देखो, मैं नक्शे में ले चलता हूं पहले सीधा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए, कोपेन के अनुसार, अब कोपेन ने जो जलवायु को मापा है वो किस आधार पे मापा है, ये ध्यान रखना। हालांकि कोपेन ने 1918 के अंदर विश्व जलवायु को विभाजित किया था और 1931-36 में संशोधन किया था। इन्होंने अपनी जलवायु को वनस्पति का आकार माना है। किसको, वनस्पति। अब देखो, कोपेन, व्लादिमीर कोपेन ने इस क्षेत्र को माना है BWHW। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि जलवायु का टॉपिक ही ऐसा है, जब तक समझ में नहीं आएगा प्रश्न गलत होते रहेंगे। तो BWHW कोपेन के अनुसार है, ये क्षेत्र आ जाएगा कुछ हनुमानगढ़, बीकानेर, ये जोधपुर और बाड़मेर, इतना आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है स्टेपी प्रदेश, सेम वही BSHW, ये आपका इधर ये क्षेत्र आ जाएगा, इधर ये क्षेत्र आ जाएगा। अजमेर भी थोड़ा सा आ जाएगा, इधर राजसमंद भी आ जाएगा, और उदयपुर नहीं मानो, ये आएगा, ये आएगा अर्ध शुष्क मैदान। तीसरा आ गया आपका CWG, ठीक है, क्योंकि विश्व भारत और राजस्थान पे लाके ये समझता है CWG। तो इसमें ये देखो, यहां से लेकर और ये क्षेत्र से आ जाएगा लगभग, ठीक है। ये क्षेत्र आ जाएगा कुछ, ये से लेके यहां आ जाएगा, यानी देखो, और ये आ जाएगा AW। क्या आ जाएगा, AW। देखो, ये बिल्कुल शुष्क वाला, ये अर्ध शुष्क, और ये पूर्वी मैदानी वाला, ये हड़ौती वाला और पूर्वी सेम है। उसमें बस थोड़ा सा चेंज था। टिवार्था में क्या था, अरे यहाँ क्या था, टिवार्था में BWH था, और यहां क्या था, BSH था, यानी ये W हटा, ये W हटा, और उसमें इसमें G है, उसमें AW आ गया था, ये W इधर आ गया, और यहाँ AW सेम है,
पूछ ले कोपेन और टिवारथा के बीच सेम एकदम पोजीशन कौन सी है, AW वाली सेम है। अब ये समझ में आ गया, ये शुष्क, ये अर्ध शुष्क, ये आर्द्र उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, ये अति आर्द्र दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। देखो यहां पे ये थोड़ी मिसमैच हुई है, इसको इसने कहा है AW, यहां लिख देता हूं मैं AW। उत्तरी राजस्थान को इसने कहा है CWG, शुष्क मरुस्थल को इसने कहा है BWHW और अर्ध शुष्क को इसने कहा है BSHW। अब आपके दिक्कत आनी नीचे क्लियर हो गया। तो देखो AW को दक्षिणी राजस्थान, बिल्कुल। उत्तरी राजस्थान को CWG कहेगा क्या, नहीं कहेगा। उत्तरी राजस्थान को CWG ये कहता है उत्तरी पूर्वी राजस्थान को, ठीक है। शुष्क आ गया BWHW, अर्ध शुष्क आ गया BSHW, ये सही है। तो 2 नंबर इसका गलत हो जाए। बढ़िया तरीके से आपको समझ में नहीं आया, इस वीडियो को देखो, बाद में राजस्थान का मानचित्र लेके आप उसमें भर भर के देखो, आपको फिर होगा। आगे जाना मतलब नहीं है कि आप आगे निकल जाओ, टॉपिक पूरा हो गया, सिलेबस कंप्लीट हो गया, हमने 2 बुकें पढ़ दी, हमने 3 बार सिलेबस काट दिया, हमने 10 बार निकाल दिया। ये निकालना नहीं होता है। जब तक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, सिलेबस से एक बार ही पढ़ लो, लेकिन क्लियर होना चाहिए। अब 10 बार आप सिलेबस पढ़ के चले गए, पढ़ने से क्या होगा, जब आपका क्वेश्चन ही गलत हो रहा है और आपको समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं। तब तक जब तक क्लियर न हो चीजें, उसे छोड़ो मत। दिन लगे, 2 लगे, 3 लगे। मैं शाम को 9 बजे की क्लास राजस्थान जीके की एक टॉपिक को 3-3 दिन करवाता हूँ, 50-50 क्वेश्चन लेके पूरी व्याख्या। क्यों करवाता हूँ, क्योंकि एक, अब मैं पता है राजस्थान का टॉपिक 50 क्वेश्चनों से पूरा होने वाला नहीं है। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है, सारे जानते हैं। मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। और सबसे बड़ी बात, चैत्र माह में इनका पशु मेला लगता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है तिलवाड़ा बाड़मेर में, लूणी नदी के किनारे लगता है। बाड़ोली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है, बाड़ोली के जो मंदिर है वो बाड़ोली चित्तौड़गढ़ ये इस साइड है। मंदिर किस शैली से निर्मित है, तो नागर व पंचायतन शैली से निर्मित है। किससे, नागर व पंचायतन शैली से। ये गुर्जर प्रतिहार शैलियों से अपभ्रंश होकर शैलियां बनी, अलग अलग शैलियां। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ है। देखो जब जब पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर सबसे इंपॉर्टेंट मुख्य माने जाते हैं और हाल ही में विश्व के टॉप 10 धार्मिक स्थलों में ब्रह्मा मंदिर को शामिल किया, ये आपको पता है। लेकिन राजस्थान में 5 ब्रह्मा मंदिर है। एक तो मैं आपको बता देता हूं, ये पूछ रहा है दूसरा मंदिर कहां पे है, असोत्रा बाड़मेर में। एक छींच कहां पे है, बांसवाड़ा में, वहां मंदिर बना हुआ है ब्रह्मा जी का। एक जालोर में ब्रह्मा जी का मंदिर है और एक नागौर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। लेकिन सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर पुष्कर। राजस्थान के अधिकांश मंदिर किस शैली में निर्मित है, राजस्थान के जो अधिकांश मंदिर है वो किस शैली में निर्मित है, नागर शैली में, ठीक है। नागर शैली या हम कह सकते हैं प्रतिहार शैली। याद रखना, द्रविड़ शैली दक्षिणी भारत की थी, बेसर शैली नागर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण था, बेसर शैली। तो ये नागर शैली है, महामारू शैली है, पंचायतन शैली है, ये पंचमूर्तियों के रूप में है। तो इनको एक जैसे निर्मित है। ये वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, एक जैसे 9 महल है, तो नारगढ़ का किला। ये नारगढ़ का किला जयपुर के अंदर है। नारगढ़ अभयारण्य भी है, ये आपको पता है, और जैविक उद्यान भी है। नारगढ़ के किले का निर्माण नारगढ़ के किले का निर्माण करवाया था स्वाई जय सिंह ने। किसने, स्वाई जय सिंह ने। और यहाँ पे एक जैसे 9 महलों का निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। आमेर के किले का निर्माण करवाया था मान सिंह ने। जोधपुर का किला जिसको मेहरानगढ़ का किला कहते हैं, चिड़िया टूक पहाड़ी पे है। और जूनागढ़ का किला बीकानेर में है, जिसका पहले निर्माण बीकानेर ने करवाया था, बाद में राय सिंह ने करवाया था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। जोगी महल कहां स्थित, ये फिक्स प्रश्न है भाई, आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। जब भी जोगी महल, जोरा बोरा के महल, गुप्त, गंगा, कुकराज घाटी, कुत्ते की छतरी, न्याय की छतरी, 32 खंभों की छतरी, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, सारे रणथंभौर के अंदर है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। हमीर की आन बान शान का प्रतीक है। हमीर हट और शरणागतों का रक्षक हमीर देव चौहान कहाँ का शासक था, रणथंभौर। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि राजस्थान के बाकी सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद है। जाली रानी का माल या महल किस दुर्ग में, फिक्स है, आपको प्रश्न आएंगे। जाली रानी का माल या महल, मामा देव का कुंड, कटारगढ़, ये सारे किसके भाग हैं, कटारगढ़ यानी कुंभलगढ़ के। अभी ताजा ही प्रश्न है ये, मामा देव कुंड, जाली रानी का माल या महल। और इसी कटारगढ़ के बादल महल में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था।
कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद के अंदर है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि इतनी बुलंदियों पे बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर पे रखी पगड़ी गिर जाती है। जरगा की पहाड़ी पे है ये कुंभलगढ़ का दुर्ग। तो इतनी चीज आपको याद रखना है। कटारगढ़। कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है? कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम है शाहबाद का किला। शाहबाद का किला कहां पे है? बारां के अंदर। कहां पे? बारां के अंदर है। शाहबाद से नाम से एक और याद रखना, आपके वन्य जीव अभयारण्य अगर टॉपिक है तो ये राजस्थान का 15वां कंजर्वेशन रिजर्व भी बना था। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? बड़ा ही शानदार प्रश्न है और इतना फेमस है मेहरानगढ़ दुर्ग, लगभग हर एक एग्जाम में मेहरानगढ़ से पूछा जा रहा है। मैंने 2021 से 2022 के लगभग 10 एग्जामों में से 6 से 7 एग्जामों में एक क्वेश्चन देख लिया। तो मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। इसका निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया था मेहरानगढ़ दुर्ग का। ठीक है। किस किले के लिए कहा गया कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि बख्तरबंद आ गया? बताने की जरूरत नहीं है। रणथंभौर का किला। मैं 3 चीजें आपको रणथंभौर के बारे में बताऊंगा। ये सवाई माधोपुर के अंदर है। जब 1301 में इस पे आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी में, उस समय यहाँ का शासक था हमीरदेव चौहान। एक तो ये किसने कहा था? अबुल फजल ने बख्तरबंद। दूसरा प्रश्न आपको ये याद रखना है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, अलाउद्दीन खिलजी के साथ था अमीर खुसरो। ठीक है। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर दुर्ग का किले का घेरा डाला तो अमीर खुसरो कहता है कि ऐसी स्थिति आ गई थी कि इस दुर्ग के अंदर 2 सोने के दानों के बदले एक अनाज का दाना नसीब नहीं हो रहा था। और फिर अमीर खुसरो ने कहा कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया, रंग देवी के नेतृत्व में जल जोहर हुआ, तो अमीर खुसरो कहता है कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। अब मैं बहुत सारी बातें अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर। गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? सारे जानते हो गागरोन का किला जल दुर्ग राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ है। राजस्थान में जल दुर्ग का उदाहरण पूछे तो गागरोन झालावाड़ में है। खिंची चौहानों के इतिहास के लिए जाना जाता है। और गागरोन के अंदर छतरी किसकी बनी हुई है? पीपाजी की। और यहीं पर बैठकर पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ लिखा था। इसी दुर्ग के लिए यहाँ पे एक और बात याद रखना, गागरोन दुर्ग गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। सोनार का किला कहाँ स्थित है? देखो, सोनार का किला जैसलमेर के अंदर, जिसे स्वर्णगिरी कहते हैं, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो यहाँ पे पीले पत्थर वो चमकते हैं सोने की तरह। सोनार का किला, ये याद रखना। जैसल भाटी ने इसका निर्माण 1155 में करवाया था। राजस्थान के प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? ये तो सिंपल सा ही प्रश्न है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह थी। 2009 में बनी थी। उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्य सचिव होता है, उसकी नियुक्ति हमेशा मुख्यमंत्री करता है और मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। वर्तमान में उषा शर्मा राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। मुख्य सचिव की सेवा अवधि किस पर निर्भर करती है? आ गया ना प्रश्न। मुख्य सचिव, कभी ऐसा मत लिख देना कि राज्यपाल नियुक्त करता है। मुख्य सचिव की सेवा अवधि हमेशा मुख्यमंत्री के संबंधों पर रहती है। राजस्थान शासन सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? एक होता है प्रशासनिक प्रमुख और एक होता है राजनीतिक प्रमुख। तो ये पूछ रहा है कि राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। प्रशासनिक पूछे मुख्य सचिव होता है। राजस्थान शासन सचिवालय का एकीकृत रूप अस्तित्व में क्या है? देखो, मुख्य सचिव से संबंधित यही प्रश्न बनते हैं और यही बार बार पेपर में आते हैं। तो राजस्थान शासन सचिवालय का एकीकृत रूप अस्तित्व में आया अप्रैल 1949 को। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे के राधाकृष्णन। राज्य की समस्त सिविल सेवाओं का प्रमुख कौन होता है? राज्य की समस्त सिविल सेवाओं का या नौकरशाहियों का हेड कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। और वर्तमान में उषा शर्मा है, आपको पता ही है कौन है? उषा शर्मा। राज्य में मुख्य सचिव पद के लिए अधिकारी का चयन किसके द्वारा किया जाता है? यानी राज्य के अंदर मुख्य सचिव बढ़ाना है, उस अधिकारी का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, मुख्य सचिव राज्य मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द घूमता है। सब कुछ किसके हाथ में होता है? मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। मुख्य सचिव की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो मुख्य सचिव की सेवानिवृत्ति आयु ये तो सीधा ही है, 60 वर्ष होती है। कितनी? 60 वर्ष। सबसे लंबा कार्यकाल राजस्थान के किस मुख्य सचिव का रहा? सबसे लंबा कार्यकाल राजस्थान के किस मुख्य सचिव का रहा था? बीएस मेहता का। किसका? बीएस मेहता का। राज्य के प्रशासन तंत्र के सर्वोच्च स्तर पर कौन निकाय है? तो ये प्रश्न, इनकी कोई व्याख्या नहीं है, ध्यान रखना, सीधा ही याद रखना। शासन सचिवालय जयपुर। पूछ ले एक बार, शासन सचिवालय कहां पे? जयपुर में। स्थापना 1949। शासन का प्रमुख सचिव मुख्य सचिव किस सेवा का व्यक्ति होता है? अब किस सेवा का व्यक्ति होता है? तो किस सेवा का व्यक्ति होता है?
भारतीय प्रशासनिक सेवा का, ठीक है, क्योंकि ये राजस्थान ये नहीं, आरपीएस भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं ना, और राजस्थान किस को आईएएस कैडर के अधिकारी कहते हैं ना, प्रश्न जब भी आता है पढ़ते हैं तो वो सचिव आईएएस कैडर के होते हैं। राज्य मंत्री परिषद की बैठकों के आयोजन की व्यवस्था और उनकी कार्यवाहियों का विवरण कौन करता है? अब देखो, मैंने पिछले वीडियो में मंत्री परिषद के बारे में बता दिया कि 3 प्रकार की होती है। कैबिनेट मंत्री जिसको मंत्रिमंडल कहते हैं, एक राज्य मंत्री, उसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, एक राज्य मंत्री, एक स्वतंत्र प्रभार, एक उप मंत्री। तो मंत्री परिषद के आयोजन की व्यवस्था और कार्यवाहियों का विवरण कौन करता है? तो कौन करता है? इनका विवरण करने वाला होता है मुख्यमंत्री के निर्देश में मुख्य सचिव। जो भी एजेंडा तैयार करना और है ये मुख्य सचिव करता है। आप कभी भी देखना, अब आपको हो सकता है आपको टाइम नहीं हो, आप न्यूज वगैरह नहीं देखते हो, आपको लगभग कोई चीज होगा कि मुख्य सचिव ने कहा, निर्देश दिए, ऐसा करना है, ऐसे कल ये होगा, ये बैठक होगी, मुख्य सचिव उषा शर्मा के निर्देश है, ऐसे आता है, ध्यान रखना। राज्य प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? राज्य प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। राज्य का वास्तविक कार्यपालक मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। निम्नलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से पद सोपानीय क्रम उच्चतर से निम्नतर में नियोजित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। भाई इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना, ये 2-3 बार एग्जाम में इसी प्रकार आ चुका है तो दोबारा पूछा जा सकता है। तो इसमें उत्तर का चयन करना है कि आप में देखो, सबसे पहले उच्चतर से निम्न, सबसे ऊपर होता है सचिव, सचिव के बाद जो पद होते हैं विशिष्ट सचिव का होता है, विशिष्ट सचिव के बाद होता है उप सचिव, और उप सचिव के नीचे होता है सहायक सचिव। तो उत्तर क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4। ये सीधा सीधा पेपर में वापस आ जाएगा, इसको ढंग से पढ़ लेना। क्रीरी ग्राम पंचायत शराब ठेका मुक्त पंचायत बनी है राजस्थान के किस जिले में? ये जो करंट के प्रश्न आ रहे हैं हमारी बाजार में, ये बुक उपलब्ध है राजस्थान करंट अफेयर्स की, नानक क्लासेज नाम से, ठीक है। फिलहाल फैक्ट के साथ पूरी बुक आ रही है, और आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम से पहले 1 नवंबर के आसपास हम एक बुक और ऑब्जेक्टिव टाइप निकाल देंगे पूरी जनवरी से लेकर और अक्टूबर 2022 तक, उसमें बाकी सारा ऑब्जेक्टिव टाइप डाटा होगा। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें। फिलहाल इस बुक के आपको पेज दिए जाते हैं, इस पेज के माध्यम से ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हो, टेलीग्राम पे लिंक है, व्हाट्सएप नंबर दिए, ये नंबर है, इस नंबर पे आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो घर बैठे। और बाकी ये बुक पढ़ना शानदार है, हमारा ये समझ लो भी करंट अफेयर्स का फंड है, वो लगभग बाहर नहीं जाता। क्रीरी ग्राम पंचायत शराब ठेका मुक्त पंचायत बनी है किस जिले में? करौली में, ठीक है। करौली की पहली है और राजस्थान की 10वीं है। 1 अप्रैल 2022 से इंदिरा मातृत्व पोषण योजना कितने जिलों में लागू कर दी गई है? 1 अप्रैल 2022 से कौन सी योजना? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण 33 के 33 जिलों में। ये शुरू कब हुई थी? ये योजना शुरू हुई थी 19 नवंबर 2020 को। सिर्फ उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ क्षेत्र 12 क्षेत्र में हुई थी। अब इसको पूरे जिले में है क्या कि दूसरी संतान पर 6,000 रुपए सहायता राशि। देश का सबसे बड़ा बर्ड हाउस किस जिले में बनाया जाएगा? तो बर्ड हाउस बनेगा सबसे बड़ा बीकानेर के अंदर, याद रखना। और आपसे पूछे राजस्थान में बर्ड पार्क कहां बनेगा? तो बर्ड पार्क बनेगा उदयपुर में, गुलाब बाग उदयपुर में। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? हाल ही में पंचकुला हरियाणा के अंदर चौथे खेलो इंडिया गेम हुए, उसमें राजस्थान को 10वां स्थान मिला। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में देश के कुल उत्पादन का बाजरा उत्पादित कितना हुआ? देखो पूरे भारत के अंदर बाजरा सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है। बाजरा, सरसों, राई, ठीक है, जितनी भी दलहन है, जितनी भी दलहन की चीजें हैं सारी राजस्थान में होती है सबसे ज्यादा। तो देश के कुल उत्पादन का बाजरा उत्पादित हुआ है 45.56%, यानी पूरा 100 में से 45.56 अपने राजस्थान में हुआ है। आपसे पूछो सबसे ज्यादा चीज कौन सी होती है? सरसों सबसे ज्यादा ही है। अब की बार आर्थिक समीक्षा की 46 पॉइंट कुछ हुई है। तो बाजरा राजस्थान में, सरसों राजस्थान में, मूंगफली और सोयाबीन में दूसरा स्थान। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत विदेशों में निःशुल्क अध्ययन के लिए 8 लाख वार्षिक आय से बढ़ाकर कितनी कर दी है? देखो पहले 8 लाख थी, अब 25 लाख। ये राजीव गांधी स्कॉलरशिप है, विदेशों में पढ़ाई के तहत भी इसमें निःशुल्क है। तो 8 लाख वार्षिक आय थी, 25 लाख कर दी। अंतरराष्ट्रीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन किस शहर में होगा? ठीक है, पहले एक दो पेपर हुए थे ना, टेस्ट हुए थे, उसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक थी, 1-2 क्वेश्चन हम जैसे इसमें इटली लगा हुआ था, अब वो गलतियां नहीं है कि एकदम आपका पेपर एकदम सही हो रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन रोम के अंदर होगा। रोम कहाँ पे है? रोम इटली के अंदर है, ठीक है। ये इटली, जापान, जर्मनी लगा रखा है, रोम के अंदर होगा, टाइबर नदी के किनारे है ये।
राज्य सरकार द्वारा मिशन निर्यातक वनों का शुभारंभ कब किया गया? मिशन निर्यातक वनों का शुभारंभ कब किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा? तो यह किया गया 29 जुलाई 2021 को। राजस्थान बजट 2022-23 में आगामी वर्ष में राजस्थान के कितने जिलों में 32 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी? और अभी 7 और 8 अक्टूबर को राजस्थान समिट जयपुर के अंदर हुआ है, तो उसके अंदर ये 32 औद्योगिक क्षेत्र खोलने की मंजूरी दे दी गई है। कितने? 15 जिलों में। राजस्थान 15 गया, ऑप्शन 17 जिलों के अंदर। राजस्थान शहरी विकास कार्यक्रम में कौन सी संस्था वित्त कार्य कर रही है? राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम में कौन सी संस्था है वो वित्त के रूप में काम कर रही है? तो ये इसमें काम कौन कर रही है? एशियाई विकास बैंक। नई दिल्ली में 41वीं एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की मोनिका जाट ने कौन सा पदक जीता है? तो चर्चा में भी है। रोज हमारी सुबह करंट की क्लास में मैं आपको रोज यस्टरडे डोज में खेल खिलाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो मोनिका जाट है, मोनिका जाट ने कौन सा पदक जीता? तो मोनिका जाट ने कांस्य पदक जीता। और मोनिका जाट बीकानेर की है, ध्यान रखना, साइकिलिस्ट खिलाड़ी है। मनरेगा में 100 दिन के अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार राजस्थान में किस योजना के तहत दिया जाएगा? तो मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मनरेगा में देखो 100 दिन का रोजगार मिलता है। मनरेगा की बात करें तो ये मनरेगा चली थी 2 फरवरी 2006 को चली थी और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम नरेगा से मनरेगा हुआ था और अप्रैल 2008 से पूरे भारत में लागू है। 60-40 केंद्र सरकार का हिस्सा है। 100 दिन का रोजगार मिलता है। हमारी राजस्थान सरकार ने क्या किया कि जिसने 100 दिन पूरे कर दिए हम उसको 25 दिन और देंगे। उसका योजना का नाम रख दिया, जो 25 दिन एक्स्ट्रा से देंगे ना उसको मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राजस्थान के नाम से देंगे। भारतीय इतिहास में निम्न में से किस अवधि को राजपूत अवधि कहा जाता है? यानी राजपूत, विशुद्ध रूप से राजपूत काल कहा जाता है। वह काल कौन सा है? तो वह काल कौन सा है? 7वीं से 12वीं सदी का काल। कौन सा? 7वीं से 12वीं सदी का जो काल है, ध्यान रखना। निम्न में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया है? तो आपको पता होगा कि जब मारवाड़ क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार वंश का राज था उस समय कौन आया था? एक अरबी यात्री आया था जिसके नाम था सुलेमान। कौन आया था? सुलेमान। और सुलेमान जब आया था उस समय गुर्जर प्रतिहार का बहुत ही ताकतवर शासक था मिहिर भोज। इसने सुलेमान ने मिहिर भोज को काफिरों यानी हिंदुस्तान को काफिरों का देश कहा और इस्लाम का शत्रु कहा था। गुर्जर प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? पेपर में सीधा आता है। गुर्जर प्रतिहार वंश ने कहां राज किया? मारवाड़ क्षेत्र में। गुर्जर प्रतिहार वंश की शैली कौन सी थी? गुर्जर प्रतिहार शैली। या तो प्रतिहार शैली आएगा या आएगा महामारू शैली। आपको लगभग मिलेंगे यहाँ पे मंदिर बने हुए महामारू शैली की। तो मंडोर से सबसे पहले आया था हरिश्चंद्र, उसने मंडोर को राजधानी बनाई। फिर एक शासक आया नागभट्ट प्रथम, इसने राजधानी मंडोर से कहां ले गया? मेड़ता से फिर बीनमाल। प्रसिद्ध कवि व लेखक राजशेखर किस प्रतिहार शासक का गुरु था? इस राजशेखर की एक रचना याद रखना, कर्पूर मंजरी। और ये किसके दरबार में रहता था? महेंद्रपाल प्रथम। प्रतिहार शासक कक्कुक राजा पाउ के उत्तराधिकारी ने निम्न में से कौन से शिलालेख उत्कीर्ण करवाए? ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूं कि क्या पूछा जाता है। या तो पूछा जाता है गटियाला शिलालेख कहां पे है? जोधपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? कक्कुक ने। यह क्वेश्चन आता है किस वंश से संबंधित है? प्रतिहारों से। विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव चौहानों को विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण किस उपनाम से जाना जाता है? देखो अजमेर का शासक आया था विग्रहराज चतुर्थ, या हम जिसको कहते हैं विशलदेव रासो। वो विद्वानों का, कवियों का आश्रयदाता था, इसलिए जयानक भट्ट ने उन्हें कवि बांधव की उपाधि दी थी। खुद एक कवि था ये, इसने हरिकेली नाटक लिखा था। 7वीं शताब्दी में अजय मेरु दुर्ग की स्थापना किसने की? देखो यहां कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। एक विद्यार्थी का मैंने देखा था रिपोर्ट आई हुई थी, एक पर्सन एग्जामिनर दे चुका है आज तक, अपवाद है या कुछ भी, और आरपीएससी में एक क्वेश्चन आ चुका है कि 7वीं शताब्दी में अजय मेरु दुर्ग की स्थापना किसने की थी? अजय पाल ने। लेकिन इतिहास ये बताता है कि 1113 ईस्वी में अजय राज ने, किसने? अजय राज ने अजमेर शहर बसाया और वहीं पे गटगिटली पहाड़ी पर अजय मेरु दुर्ग बनाया। तो आपको अपवाद से बचना है हिस्ट्री से। एक हमेशा याद रखना है कि 7वीं शताब्दी में अजय मेरु दुर्ग किसने बनाया। तो कभी प्रश्न आ जाए तो अजय पाल करना है, या सीधा प्रश्न आए अजय मेरु दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अजय राज ने।
ये दो भ्रांतियां हैं बहुत बड़ी। एक जगह किताब में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन बार बार डाला जा रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आपका टाइम बहुत कम है। अगर इन चीजों में अगर आपने टाइम जाया कर दिया तो आप पिछड़ जाओगे। बस मैं अब आपको बता रहा हूं कि 7वीं शताब्दी में आ जाए कि 7वीं शताब्दी में अजय मेरुद्रुह का निर्माण किसने कराया था, आपका उत्तर अजय पाल होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना। अगला, बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये भी एक विद्यार्थी का रिपोर्ट था, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ये वीडियो सोल्यूशन लाने का मेरा मतलब यही है कि आप कंफ्यूज न हो। बिजोलिया शिलालेख 1170 में जब अजमेर का शासक था सोमेश्वर चौहान, उसके समय ये संस्कृत भाषा में गुणभद्र ने रचा था। पूछे कि गुणभद्र कौन था? इसने रचा था, रचयिता थे, लेकिन स्थापित करवाने वाला जैन श्रावक लोलाक ही था। इसका उत्तर यही सही है। बिजोलिया शिलालेख 1170 में चौहान राजा सोमेश्वर के काल में गुणभद्र ने रचा था, जबकि इसको स्थापित करने वाला था जैन श्रावक लोलाक। इतनी चीज याद रखना है, संस्कृत भाषा में है, चौहान साम्राज्य की इसमें जानकारी मिलती है, चौहान वंश की जानकारी मिलती है। और इस शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने सांबर के चौहान वंश की नींव डाली। इस शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया। और इसी शिलालेख के अनुसार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण की संज्ञा दी। इतनी चीज आपको याद रखनी है, इतनी बात मैं बता रहा हूं, तो आप कंफ्यूज होंगे नहीं। स्पादलक शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? आ गया ना, वासुदेव चौहान। और वीर सातल और सोम किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए? ये पिछली बार आरपीएससी ने कॉलेज लेक्चरर 21 सितंबर 2021 को पेपर था, शायद 22 पता नहीं किसको, उसमें पूछा था। तो वीर सातल देव और सोम, सातल देव का पुत्र था सोम, दोनों सिवाना दुर्ग के शासक थे। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, दोनों वीर गति को प्राप्त हुए। और वीर सातल देव चौहान की जो पत्नी थी मेनादे ने जोहर किया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम बदलकर खेराबाद रखा था। इतनी बात आपको याद रखनी है। अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली के तोमर शासकों को पराजित करके दिल्ली को अपने राज्य का अंग बनाया था? विग्रहराज चतुर्थ, जिसे विशल देव कहते हैं, चौहानों का पहला शासक जिसने दिल्ली के तोमरों को हराया था। और इसके काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहते हैं। 2% कंफ्यूज करेंगे कि चौहानों का स्वर्ण काल किसको कहते हैं? विग्रहराज चतुर्थ को। चौहानों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो ये आपके 60% हो गए जो आपको टेस्ट में मिले थे। किसी के कंफ्यूज हुई थी वो मैंने दूर कर दी है। अगर कोई दिक्कत हुई, क्योंकि आपको कहीं दिक्कत लगे, आप रिपोर्ट कर दिया करो टेस्ट में, उससे मुझे पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन में रिपोर्ट आई है और आपकी थोड़ी सी समस्या या आप कंफ्यूज हो किसी प्रकार, उसका उत्तर मैं यह वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो आपका कल जो मेगा टेस्ट हुआ था 100 क्वेश्चनों का, उसका भी जल्द ही आपके लिए पूरा मैटर के तहत मिल जाएगा। ऐप के अंदर भी ये वीडियो डाला जा रहा है ताकि आप वहीं भी सुविधा की दृष्टि से देख सकते हो। जो विद्यार्थी नए हैं वो हमारी बुक जरूर लें। और रीट लेवल राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज अब शुरू होने जा रही है, सारे विद्यार्थी जरूर इसे ज्वाइन कीजिए। और सेकंड ग्रेड का जिस विद्यार्थी ने टेस्ट नहीं लिया है वो आप टेस्ट जरूर लें। टेस्ट लोगे तो आपको यहाँ सोल्यूशन में बड़ा शानदार, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, अगर आपने आपकी तैयारी को परखना है तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट, एक टेस्ट सीरीज किसी की भी ले लो, उसके बाद आपकी तैयारी का पता लगेगा। क्योंकि कामयाबी का जो रास्ता पेपर फाइट, क्योंकि मैंने बहुत विद्यार्थी देखे इतनी तैयारी करते हैं लास्ट में वहां पेपर देने जाते हैं, पेपर रह जाता है उनका, समझ में नहीं आती क्या भरना है क्या, आधे के पेपर पूरा कर देते हैं, ओमार सीट रह जाती है। तो वो आप परखने के लिए जरूर करें। धन्यवाद। बाकी आप सभी बुद्धिजीवी हैं सारी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।